नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में रजिया और उसके बाद आने वाले सुल्तानों के बारे में पढ़ा था, जो कि रजिया के बाद बहराम शाह और अलाउद्दीन मशहूद शाह थे। देखो, अलाउद्दीन मशहूद शाह के बारे में जाने तो अलाउद्दीन मशहूद शाह ने मात्र 3 साल शासन किया था। फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह को इसी शर्त पर सुल्तान स्वीकार किया गया था तुर्की सरदारों द्वारा कि वह सारी सत्ता किसको सौंप देगा, तुर्की सरदारों को सौंप देगा और वो कुछ नहीं करेगा, ओनली नाम मात्र का सुल्तान रहेगा। तो क्या हुआ, उसके टाइम में एक व्यक्ति है बल्बन, इसने क्या किया, जो नासिरुद्दीन महमूद है इसके साथ और इसकी मां के साथ मिलकर क्या किया, उसने अलाउद्दीन मशहूद शाह को हटा दिया और कैद में डाल दिया और नासिरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि इसने 1246 से लेकर 1265 तक शासन किया था। ये शमशी वंश का अंतिम सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जाने तो शमशी वंश का अंतिम सुल्तान। गुलाम वंश का शमशी वंश, गुलाम वंश में 3 वंश है, एक तुगलक वंश, एक शमशी वंश, एक बलबनी वंश। शमशी वंश था ना इल्तुतमिश के वंश का मतलब। अगर शमशी वंश की बात की जाए तो मतलब कोई कुछ शमशी वंश तो शमशी वंश लिख देना आप, इल्तुतमिश के वंश का। ठीक है, वे था कौन, ये इल्तुतमिश का पौत्र था। क्या था, इल्तुतमिश का पौत्र। अब देखो पौत्र कौन क्या, ये नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र भी था, लेकिन वो नासिरुद्दीन महमूद जो था, इसका पुत्र सबसे बड़ा पुत्र था, उसकी 1229 में मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, अक्षमादी। तो इल्तुतमिश ने उसके पुत्र को नासिरुद्दीन महमूद का नाम दे दिया। उसके पुत्र को, इस नासिरुद्दीन महमूद के पुत्र को भी नाम दे दिया नासिरुद्दीन महमूद, अपने पुत्र की याद। ठीक है, देखो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जितना जान लो, ये दिल्ली का क्या था, एक बहुत ही सीधा साधा सुल्तान था। क्या था, एक सीधा सुल्तान था, सीधा नेक फरिश्ता आदमी थे नासिरुद्दीन महमूद, इतना याद रखना। इसे एक नाम है, इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि ये हैं जो राज्य की आय है, जो राजकोष है, राजकोष के धन का यूज नहीं करता था, ये राजकोष के धन का उपयोग अपने निजी कामों के लिए नहीं करता था। अपने निजी कामों के लिए राजकोष के धन का यूज नहीं करता था। यह जो टोपियां सिलता था, क्या करता था, ये टोपियां सिलता था और कहा जाता है कुरान की आयतें भी लिखता था।
टोपी ये नहीं सकते, तो दूसरा आएगा टोपी वाला। टोपी नहीं तो ये क्या करता था, ये कुरान की आयतें लिखता, कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था। कुरान की प्रतिलिपियां, कुरान की आयतें लिखता था कागज पे। हाँ मतलब कॉपी करता था उनको, किताब लिखता था कुरान की आयतों की, और उनसे जो लिखता था उससे जो आय प्राप्त होती थी, मतलब उनको बेच बेच दिया करते थे, और उससे जो आय प्राप्त होती थी उसका उपयोग करता था अपने खर्चे में, उसका निजी खर्च नहीं करता। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी पत्नी स्वयं खाना पकाती थी। अब एक सुल्तान की पत्नी यानी कि रानी बेगम खुद खाना पकाती थी, इसका मतलब समझ लो कितना आदर्श व्यक्ति रहा होगा वो। स्वयं खाना पकाती थी, मतलब दासी नहीं रखती थी उसकी तो। दासी रखेगी तो उसे खर्चा देना पड़ेगा, तो मतलब कि स्वयं खाना पकाए खा रही है अपने छोटे से घर के अंदर, अपने घर में, मतलब उसके घर में कोई दासी नहीं थी, उसकी पत्नी के पास। ठीक है, कहा जाता है कि मिनहाज जो था वो कहता है कि जो नासुद्दीन महमूद है ये स्वयं को राजकोष का ट्रस्टी समझता था। राजकोष का क्या समझता था? ट्रस्टी ओनली, ट्रस्टी ओनली, और कुछ नहीं है। राजकोष इसका नहीं है, लेकिन राजकोष का ट्रस्टी है, वो सारा जो धन है वो किसका है? जनता के कार्यों के लिए हो, इसका मानना यह था। और मिनहाज ये भी कहता है कि नासिरुद्दीन महमूद बिना तुर्की सरदारों के ना तो खाता था ना पीता था, अपने पैर तक नहीं हिला सकता था। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि वह पूरी तरीके से तुर्की सरदारों की कठपुतली था। अब देखो नासिरुद्दीन महमूद जो था इसको ये पता था कि मुझसे पहले जितने भी सुल्तान आए, चाहे वो रजिया हो, रुकनुद्दीन फिरोज हो, चाहे वो बहराम शाह हो, चाहे वो मसूद शाह हो, 10 सालों के अंदर 4 सुल्तान बदल दिए गए, हो सकता है कि ये मुझे भी बदल दे। तो उसको नासिरुद्दीन महमूद को इतना पता था कि अगर मैंने स्वतंत्र रूप से शासन करना स्टार्ट किया या मैंने सरदारों की स्वतंत्रता को चुनौती दी तो ये मेरा पता साफ कर दे। तो भलाई इसमें ही है कि जो शक्ति है वो किसी एक सरदार को सौंप दो, इन तुर्की सरदारों में से एक को सौंप दो, ताकि जिम्मेदारी जो भी काम करेगा वो उस सरदार की होगी, मेरी नहीं होगी। तो खुद को बचाने के लिए क्या किया उसने? सारी जो शक्ति थी वो बलबन को सौंप दी। इसने क्या किया? बलबन को सारी शक्ति सौंप दी। बलबन को, बलबन के बारे में पढ़ेंगे आगे, इसके बाद बलबन ही आएगा। बलबन को सौंप दी। बलबन को क्या बना दिया इसने? नायब बना दिया। नायब ए मुमालिकात, मैंने बता चुका हूं, ये बहराम शाह के टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, ये पद सौंप दिया। और बलबन को एक उपाधि दे दी, उलूग खां की, उलूग खां की उपाधि दे दी। ठीक है, इसको उपाधि दे दी बलबन को, सारी जिम्मेदारी बलबन को सौंप दी। अब देखो अब क्या होगा, जो बलबन है ये सारी सत्ता को उपयोग करेगा, नासिरुद्दीन महमूद कुछ नहीं करेगा।
और क्या करेगा, बलबन अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देगा। क्या कर देगा, अपनी पुत्री का विवाह कर देगा इसके साथ, नासिरुद्दीन महमूद सर सुल्तान, और रिश्ता मजबूत हो जाएगा। और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था इसकी 1265 के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ है बर्नी, बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह दूसरा है तुगलक वंश का। इसमें क्या उल्लेख मिलता है, देखो इसको मिटा लेता हूँ, इसको डाल रहा हूँ। तारीख फिरोज शाही, इसमें क्या उल्लेख मिलता है, तारीख फिरोज शाही में उल्लेख मिलता है कि बीमारी से क्या हो गया, बीमारी से मृत्यु हो गई किसके, नासिरुद्दीन महमूद की। लेकिन दूसरी तरफ है इब्न बतूता, इसामी, इसामी नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसामी है, इसामी और फरिश्ता, और एक व्यक्ति, एक इसामी मी है, और फरिश्ता, ये तीन इतिहासकार हैं उस टाइम के। ये विदेशी आते थे, इब्न बतूता, इसके बारे में तुगलक काल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, इन तीनों ने क्या उल्लेख वर्णन दिया है, इन तीनों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि बलबन द्वारा अपने दामाद को जहर दे दिया, जहर दे दिया, जो उल्लेख करते हैं ये तीनों। याद रखिए स्टेटमेंट, याद रखिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी, कि बर्नी ने तारीख की फिरोज शाही में क्या किया कि बीमारी के कारण सुल्तान की मृत्यु हो गई। और जबकि इब्न बतूता, इसामी और फरिश्ता क्या कहते हैं कि बलबन द्वारा अपने दामाद को जहर दे दिया गया है नासिरुद्दीन महमूद को। क्यों इनका वर्णन, इसलिए अधिकतर विद्वान नहीं मानते ये सही रहा हो इनके वर्णन, क्योंकि एक जगह तो यहाँ पर 1:3 का रेशो आ रहा है कि यहाँ पर 3 लोग वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर 1 कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जरा अधिकतर मत जो है इसकी तरफ जाता है, इन तीनों की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद ही बलबन सुल्तान बनेगा। क्या बनेगा, बलबन सुल्तान बनेगा, ठीक है। तो ये नासिरुद्दीन महमूद, यानी संक्षेप में सबका खत्म हो जाता है। अगला देखो, अगला पढ़ते हैं बलबन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बलबन। बलबन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। और बलबन एक तो ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं भी अगर पीजी भी करोगे या कैसे कंपटीशन एग्जाम भी दोगे तो उसके अंदर इसके लौह रक्त नीति और राजस्व सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि गुलाम वंश में केवल 2 ही सुल्तान हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चन। एक है इल्तुतमिश और दूसरा है बलबन, और बलबन के चांसेस ज्यादा है। देखो बलबन के बारे में, इसका टाइम पीरियड है 1265 से 1265। देखो जो बर्नी है, बर्नदारी के फिर उसका लेखा बर्नी, कि बलबन को खुफिया कातिल कहता है, खुफिया
कातिल जनता का पिता कहता है। अब देखो बलबन के बाद देखो बलबन के बारे में और देखो खुफिया कातिल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, खुफिया कातिल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो बलबन जो है ये सुल्तान नहीं था, ना ही किसी सुल्तान की औलाद था। ये क्या था, ये मध्य एशिया में इनको बलबन और इसका भाई था किशरू खान, उसको क्या करते हैं मंगोल क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, मंगोल पकड़ लेते हैं मतलब, और क्या करते हैं मंगोल ये बगदाद के अंदर, बगदाद कहाँ है ये, इराक में दमिश्क बगदाद है, ईरान में, ईरान बगदाद में जाकर क्या कहते हैं गुलामों के एक दास व्यापारी थे, दास व्यापारी यानी गुलाम बेचक, गुलामों को खरीद फरोख्त करता, इसको बेच देते, गुलाम दास व्यापारी को क्या करते थे, बेच देते, और दास व्यापारी इसको कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है इनको, और यहीं पर 1232 में इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली के बाजार में वो अपने लिए गुलाम खरीदने गया था दिल्ली के बाजार में। तो क्या कहता है कि वो गुलाम खरीदता है इल्तुतमिश, लेकिन बलबन क्या था, बदसूरत था वो, तो उसके बदसूरत से उसके ध्यान उसकी तरफ ले गए कि यार ये सही नहीं है। तो बलबन क्या करता है, उसके पैर पकड़ के बोलता है कि हे सुल्तान, 99 दास आपने अपने लिए खरीदे हैं, एक दास आप भगवान के लिए खरीद लो, मुझे यानी कि मुझे भगवान के लिए खरीद लो। तो इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी, इसने क्या किया, बलबन को क्या कर दिया, खरीद लिया। इसने क्या कहा था इल्तुतमिश के, सुल्तान आपने 99 दास अपने लिए खरीदे हैं, मुझे खुदा के वास्ते खरीद लो, भगवान के लिए खरीद लो। तो जुनैदी ने बलबन को खरीद लिया, और फिर सुल्तान इल्तुतमिश ने कहा कि खुदा की यही मर्जी है, मतलब कि बलबन को खरीदना है हमें, खुदा की यही मर्जी है। तो क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने जुनैदी ने खरीद लिया इल्तुतमिश की ओर से, और इसको स्टार्टिंग में जो काम दिया गया इल्तुतमिश द्वारा वो दिया गया भिस्ती का। भिस्ती क्या होते हैं, पानी लाने का काम, याद रखना, स्टार्टिंग में काम है भिस्ती का। सिक्का, भिस्ती या सिक्का भी बोलते, सिक्का का काम हो रहा है ये पानी लाने का। बाद में से क्या किया इल्तुतमिश ने, 40 गुलाम जो थे यानी 40 साल, जिसे क्या कहते हैं 40 साल, या फिर तुर्कान चहलगानी, इसका क्या बना दिया, बलबन को इसका सदस्य बना दिया। ठीक है, तुर्कान चहलगानी का सदस्य बना दिया, और बाद में जाकर क्या करेगा, बलबन के जो पद हैं वो अलग अलग पद होंगे, जैसे भिस्ती का ये यहाँ से पानी लाने का पद है, फिर इसके बाद ये अश्वशाला का प्रधान बन जाएगा, अश्वशाला के बाद ये अंगरक्षकों का प्रधान बन जाएगा। 3-4 पदों पर, 4-5 पदों पर काम करते करते वो क्या बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा, नायक बन जाएगा इसके टाइम पे नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे। तो सो ये देखो, इसे नोट कर ले चीज को कि बलबन की पद देख लो, मतलब कौन से शासक के काल में, कौन से सुल्तान के काल में उसका पद क्या है। ये देखो कहाँ वो उसको कौन कौन से पद दिए गए थे, इसके बारे में देखते देखो।
स्टार्टिंग में काम सुबह किया था पानी लाने का। देखो इल्तुतमिश के टाइम पे देखो, इल्तुतमिश ने उसे पद दिया था खासतार का। खासतार यानी अंगरक्षकों का प्रधान। और जब रजिया आई, रजिया ने उसे कर दिया अमीर ए शिकार का। ठीक है, फिर आया बहराम शाह। बहराम शाह ने उसे दिया अमीर आकुर, अमीर आकुर यानी अश्वशाला का प्रधान। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह ने इसे पद दिया था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का मतलब होता है कि जो राज दरबार की शान और शौकत की व्यवस्था करता है, यानी कि उसके कौन सी जगह क्या चीज रखनी है, राज दरबार में कौन से व्यक्ति को कौन सा पद देना है, कहाँ बिठाना है, इन सब की देखभाल का जिम्मेदारी थी अमीर हाजिब के हाथों में। और आते हैं फिर नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद के टाइम पे क्या दिया गया, नायब का पद दिया। किसका? नायब का। यानी कि ये 5 पदों पर रहा और 5 पदों पर रहने के बाद ये क्या बना, सीधा सुल्तान। ये चीज याद रखना कि स्टार्टिंग में ये 5 पदों पे था, 5 पदों पे रहने के बाद इसने सुल्तान का पद हासिल कर लिया। ठीक है। और देखो एक थोड़ी सी इब्न बतूता ये वर्णन करता है अपने यात्रा वृतांत में, यानी उसकी जो किताब है रहला, उसमें क्या लिखता है कि बलबन के व्यक्तित्व का परिचय इस बात से मिलता है कि एक साधु यानी कि एक वो था फकीर ने उसको काफी डांटा फटकारा, फिर भी उसने क्या किया, बलबन ने, जब वो सुल्तान नहीं था तब की बात है, फकीर ने उसको कभी डांटा फटकारा तो बलबन ने क्या किया, एक अनार खरीद कर उसे दे दिया। किसको? उस फकीर को। फिर फकीर ने खुश होकर उसे हिंदुस्तान के बादशाह होने का, सुल्तान होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा वर्णन मिलता है इब्न बतूता की यात्रा बता। ठीक है, ये चीज ये नोट करना है आप लोगों को कि 5 पदों पर आए इसके टाइम पर इल्तुतमिश के खासतार पे, खासतार यानी कि ये भी आप याद रख लेना, अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का मतलब उनका हेड था। अमीर शिकार तो जानते ही हो, आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान, अमीर हाजिब यानी राज दरबार की शान शौकत, नायब यानी कि उप सुल्तान, वजीर के पद पर आए, सुल्तान में सारी सत्ता ऐसा सौंप दी थी उसने। अब देखो सुल्तान बन गए 1265 में, उसकी मृत्यु होने के बाद ये, अब बलबन जो है अब क्या करेगा ये, बलबन सबसे पहले क्या करेगा, देखो बलबन के 2 उद्देश्य थे, राजत्व की स्थापना करना, राजस्व नहीं, राजत्व की स्थापना करना। आप समझे तो राजत्व क्या होता है? राजत्व यानी होता है कि राजा के पद की गरिमा को बनाए रखना। हुआ क्या था कि इल्तुतमिश के बाद राजा का जो पद था उसकी गरिमा भंग हो चुकी थी। सरदार मंत्री जैसे चाहे वैसे राजा या सुल्तान को जब चाहे तब हटा सकते थे, बिठा सकते थे, यानी कि अपने हाथों की कठपुतली बना ली थी सुल्तान को। जनता भी क्या थी, इससे परेशान थी, कोई स्थायी राजा आए, राजा को क्या, राजा के पद को गरिमा कहती, राजा के पद की गरिमा उस टाइम पे खराब हो चुकी थी,
कोई महत्व नहीं रहा। जनता भी परेशान थी, कैसा राजा है जो अपनी खुद की रक्षा नहीं करता, हमारी रक्षा कैसे कैसे करेगा। तो बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजत्व की स्थापना करना, राजा के पद की गरिमा को फिर से उठाना, ये याद रखना। और एक चीज थी अपने विरोधियों का सामना करना, समस्याओं का निपटारा करना। ठीक है, उसने एक नीति और चले, उसकी एक नीति है समस्याओं के निपटारे के लिए, लोह व रक्त की नीति। लोह व लोहा व रक्त की नीति, ये इसने स्टार्ट की, याद रखना, लोहा रक्त की अपने विरोधियों के लिए। ठीक है, अब देखो इसकी समस्या क्या क्या थी। सबसे पहले थी मेवाती, मेवातियों की समस्या थी। बंगाल की समस्या थी और मंगोलों की समस्या थी। ठीक है, तीन समस्या प्रमुख इंपोर्टेंट थी। अब देखो मेवातियों के बारे में देखो था, दिल्ली है, दिल्ली के पास में ये वाला एरिया है अलवर वाला, अलवर उसके आसपास, अलवर भरतपुर जयपुर कुछ भाग दिल्ली के आसपास, दक्षिण दक्षिण पूर्वी छोर। यहाँ पर क्या रहते थे, मेव मेव रहते, मेव मेव जाति है, मेव एक जाति है मेव। तो क्या करते थे ये यहाँ पर जंगल बोल दिया दिल्ली के पास। तो क्या करते थे मेव कह रहे डाकुओं का काम, डाकू थे, डाकू थे डाकू। तो क्या करते थे जैसे शाम होती थी, अंधेरा होता था, कि दिल्ली में लूटपाट करने आ जाया करते थे और बड़ी मात्रा में लूटपाट करते थे। अब ये समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही थी। जैसे शाम होती, अंधेरा होता, तो दिल्ली के सारे बाजार में सड़कें सभी सूनी पड़ जाती थी इनके उत्पाद से, इतना खौफ था इनका। तो बलबन क्या करेगा, सबसे पहले इनसे निपटारा दिलाएगा जनता को, क्योंकि जनता का विश्वास जीतना है। क्या करना है, राज्यत्व की स्थापना करनी है। राज्यत्व की स्थापना तभी हो पाती है जब राजा क्या करे, जनता का विश्वास प्राप्त करे। और जनता का विश्वास किसे प्राप्त होगा, जब वो समस्याओं का समाधान करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उससे पहले जितने भी सुल्तान थे उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, 1267 में मेवातियों के खिलाफ क्या करेगा, जंग जारी करेगा, युद्ध करेगा, मतलब इनकी समस्या का निपटारा करेगा इनके खिलाफ। तो क्या करेगा वो, देखो वो जितने भी दिल्ली के आसपास जितने भी जंगल थे, उन जंगलों को क्या कर दिया उसने, इन जंगलों को कटवा दिया। क्योंकि मेव रहते कहाँ थे, जंगलों में रहते, जब लूटपाट किया और जंगलों में भाग जाते थे, तो आसपास जंगलों को कटवा दिया और वहां पर क्या कर दिया, सैनिक चौकियां बना दी, सैनिक चौकियां स्थापित कर दी। और सैनिक चौकियां में किनको बिठा दिया, अफगानों को। और क्या किया उन्होंने, उसने एक किला बना दिया गोपाल, दिल्ली के पास जगह है गोपाल गिरी में, गोपाल गिरी में किला बना दिया। इसके अलावा इसे दिल्ली के चारों कोनों में क्या किया, दिल्ली के चारों कोनों पर 4 किले बनवा दिए। वो 4 किले कौन कौन से, देखो देखो, पहला है भोजपुर, भोजपुर पटियाली, इन जगहों पर बनाया है, भोजपुर पटियाली, कंपिल,
और एक जगह है जलाली, पंपिल और जलाली। इन 4 जगहों पर क्या बना दिया उसने, किले बना दिए इनसे निपटने के लिए, मेवातियों से। उसने क्या किया, मेवातियों को ढूंढ ढूंढ कर मरवा दिया, उनकी बड़ी बेरहमी से उनके बाल बच्चों तक को नहीं छोड़ा उसने, बलबन ने। इतना खतरनाक था वो। उसने लोह रक्त की नीति अपनाई थी अपने दुश्मनों के खिलाफ। याद रखना, लोह रक्त की नीति सबके लिए नहीं थी, लोह रक्त की नीति थी मतलब कि जो अपने इनके दुश्मन है उनके खिलाफ लोह है, यानी कि तलवार, रक्त यानी उनका खून बहाओ तलवार के बल से। तो वो अपने विरोधियों के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ लोह रक्त की नीति अपनाई थी। तो इस तरीके से क्या किया उसने, मेवातियों का खात्मा कर दिया, मेवातियों से कटहर हो गए, कटहर हो गई। तो पहली समस्या क्या हो गया, निपटारा हो गया। अब दूसरी समस्या देखो, बंगाल देखो। आगे देखो, मतलब मेवातियों की समस्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखो बंगाल समस्या। देखो जो बंगाल जो था, ये 1254 में क्या हो गया था, दिल्ली से स्वतंत्र हो गया, दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। यहां पर एक व्यक्ति था, नायक था, अरसला खां। इसके नेतृत्व में होता, अरसला खां के नेतृत्व, अरसला खां के नेतृत्व क्या हो गया, दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। जब बलबन नायक था 1555 में, बलबन ने क्या किया, अपने एक दास, उस टाइम बलबन क्या था, बलबन नायक था, सुल्तान नहीं था, नायक था। तो उसने अपने एक दास जिसका नाम है तुगरिल, तुगरिल नहीं है, युजबेक, अपने दास युजबेक को क्या कहाँ भेजा, दिल्ली, पंजाब, उसका बंगाल का नवाब बनाकर भेज दिया, बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। उसने क्या किया, दक्षिण बंगाल को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, किसको, दक्षिण बंगाल को अपने अधीन कर लिया इसने, युजबेक ने। ठीक, लेकिन बलबन 1265 में सुल्तान बनता है तो उसने यहाँ पर एक नए सूबेदार की नियुक्ति कर दी, उसका नाम था तुगरिल। तुगरिल कौन था, तुगरिल ये भी क्या, बलबन ने क्या था, बलबन का दास था ये, यानी उसका गुलाम था। और तुगरिल ने क्या किया, वहां पर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। किसको, खुद को, दिल्ली का, बंगाल को सुल्तान घोषित कर दिया। और एक उपाधि धारण कर ली मुगुसुद्दीन की, एक उपाधि धारण कर ली सुल्तान मुगुसुद्दीन, मुगुसुद्दीन, मुगुसुद्दीन की ये उपाधि धारण कर लेना। क्या है इसकी उपाधि है, किसकी, इसकी तुगरिल की उपाधि है। और क्या कर दिया इसने, विद्रोह कर दिया, यानी दिल्ली विद्रोह। सुल्तान तो एक है, कौन, बलबन है सुल्तान, इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, मतलब कि विद्रोह कर दिया। क्योंकि एक सल्तनत में 2 सुल्तान नहीं रह सकते, एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। तो मतलब इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, मतलब खुले रूप से विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह, जो तुगरिल का विद्रोह था, ये पहला विद्रोह था, पहला विद्रोह था जो किसी दास के द्वारा किया गया था, दास द्वारा किया गया, किसी खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ किया गया, सुल्तान के खिलाफ दास द्वारा किया गया, सुल्तान के खिलाफ पहला विद्रोह था, याद है किसका, तुगरिल का। अब क्या करेगा बलबन, इसके खिलाफ, इसको दबाने के लिए अवध का एक सूबेदार है,
अमीन खान, अवध का सूबेदार, क्या नाम है? अमीन खान, लंबे बालों वाला। इसको क्या करेगा? बंगाल भेजेगा इसके विद्रोह के दबाने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये असफल रहता है। कौन कौन असफल रहेगा? अमीन खान इस विद्रोह को दबाने के लिए। ये बात जब बलबन को पता चलती है तो बलबन क्या करता है, इसको मरवा देता है। किसको? अमीन खान को। और अमीन खान को अयोध्या का जो गेट है, अयोध्या के गेट पर टंगवा देता है। मतलब गुस्सा हो जाता है वो, इसके विद्रोह को शांत नहीं कर पाता। फिर बाद में क्या होगा कि 80 वर्ष की अवस्था में वृद्ध हो चुका था बलबन, सुल्तान बढ़ते बढ़ते। ये याद रखना कि बलबन ने 2 रूपों में शासन किया था। कितने? 20 वर्ष तो उसके रूप में किया था, 45 से 65, 20 वर्ष वजीर के रूप में, और 20 वर्ष सुल्तान। याद रखना है। तो 80 वर्ष की अवस्था में तकरीबन 1200 इस काल में 1280 के दौरान ये क्या करेगा, खुद कहा जाएगा तुगलक के विद्रोह को शांत करने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो दिल्ली से बाहर जाएगा तो क्या करेगा, ये एक दिल्ली का चार्ज अपने एक मित्र जिसका नाम है फखरुद्दीन, क्या नाम है? फखरुद्दीन। इसको क्या करेगा, दिल्ली का चार्ज सौंपेगा। मतलब दिल्ली की जिम्मेदारी फखरुद्दीन को सौंप दी, खुद कहां चला गया? बंगाल की तरफ चला गया। किसके साथ जाएगा ये? बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर, बुगरा खां के साथ। याद रखना। अब क्या करेगा, ये तुगरिल था, ये तुगरिल जैसे सुल्तान के आने की खबर सुनेगा, कहां भाग जाएगा ये? जाज नगर भाग जाएगा। जाज नगर थोड़ा मिटा देना मेरे। ये क्या है, तुगरिल कहां भाग जाएगा? जाज नगर भाग जाएगा। जाज नगर यानी कि उड़ीसा। जाज नगर के जंगलों में भाग जाएगा, उड़ीसा के जंगलों में भाग जाएगा। कौन? तुगरिल खां। अब बलबन क्या करेगा, बलबन इसका पीछा करेगा जाज नगर के जंगलों में 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। किस विद्रोह को 3 साल तक दिल्ली से बाहर रहा था? कौन? बलबन। मतलब इसके विद्रोह को दबाने के लिए 3 साल तक दिल्ली से बाहर रहा बलबन। फिर क्या करेगा, जाज नगर के जंगलों में तुगरिल के क्या हो जाए, मृत्यु हो जाएगी उसकी। मतलब उसके सैनिकों द्वारा, बलबन के सैनिकों द्वारा इसकी मार दी जाए जाज नगर के जंगलों में। तुगरिल खां, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब बंगाल जो है, बंगाल का जो नवाब, जो सूबेदार है, वो अपने पुत्र बुगरा खां को बनाएगा। किसको? बुगरा खां को। और बुगरा खां को क्या कहता है वो, कि जो सुल्तान का पद है वो निरंकुशता का प्रतीक है, मतलब उसे निरंकुश बनाए रखना। और ये भी कहता है कि दिल्ली में चाहे सुल्तान किसी भी वंश का हो, उसके प्रति वफादार रहना। तो ये शिक्षा देता है वो किसको? अपने पुत्र बुगरा खां को राजत्व को बनाए रखने की शिक्षा देता है। किसको? राजत्व के पद को बनाए रखने की, राजत्व
के पद की मर्यादा बनाए रखने की बात कहता है, मर्यादा बनाए रखने की बात कहता है। मतलब कि सुल्तान का पद निरंकुशता का प्रतीक है। मतलब कि निरंकुशता का मतलब कि उसे कोई भी उसे उस पद को गिरा ना सके, कोई भी अंकुश ना लगा सके उस सुल्तान के पद को, ऐसा पद रखना। अगर किसी ने पद के खिलाफ छेड़छाड़ी की, मतलब कि अगर तेरी शक्ति कमजोर हो गई ना सुल्तान की, तो कोई भी उसे हिला सकता है, कोई भी उसे गद्दी से उतार सकता है, कहने का मतलब ये। तो निरंकुश बनाए रखना सुल्तान के पद को, उसने बुगरा खान को ये शिक्षा दी। और ये कहा कि दिल्ली में चाहे जिस भी वंश का राज रहो, कल मैं रहूं या ना रहूं, कोई नया वंश आ जाए, उसके प्रति हमेशा वफादार रहना, वफादार रहेगा तभी क्या रहेगा, बंगाल में अच्छे तरीके से शासन कर पाएगा। अगर जैसे अगर गद्दारी की तो ज्यादा दिन देर नहीं लगेगी तख्ता पर पलट होने में। तो ये शिक्षा दी इसने बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान। ठीक है, तो दो समस्या सॉल्व हो गई है। इस तरीके से बंगाल की समस्या उसने सॉल्व कर ली। ठीक है, ये थोड़ी रामायण ज्यादा हो गई इसमें। देखो अगर देखो मंगोल समस्या, देखो बलबन का जो भाई था, बलबन का चचेरा भाई, क्या नाम है, शेर खान, इसको क्या बना रखा था, ये जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है यहाँ पे, उत्तर पश्चिम वाला, इसका क्या बना रखा था, इसकी जिम्मेदार प्रमुख बना रखा था यहाँ का, क्योंकि अटैक इधर से होने थे मंगोलों की। स्टार्टिंग में इसको बना रखा था। इसके अलावा क्या किया इसने, बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा की किलेबंदी की, मतलब यहाँ पर किले बना दिए उसने। अब देखो क्या करेगा वो, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, लाहौर और दीपालपुर, इनकी जिम्मेदारी अपने पुत्र को देगा, मोहम्मद खान को। इन किलों की जिम्मेदारी देगा मोहम्मद खान को दे देगा। ये इसका पुत्र था मोहम्मद खान। और एक तरह दूसरी तरफ है सनम, समाना और उच्च, इन तीनों किलों की जिम्मेदारी देगा अपने पुत्र बुगरा खान। ये बात तकरीबन 1270 के आसपास, ठीक है, 1270 के 80 के आसपास, 80 के आसपास तो ये बंगाल चला गया। और जो इस टाइम पर के आक्रमण हो रहे थे, इनकी जिम्मेदारी इसको सौंप दी ताकि ये इधर ना आ सके। किले बंदी कर दी इसकी, इस इलाके की ये किले हैं। बुगरा खान का बचतेरा भाई ऑलरेडी तैनात था वहां पे, लेकिन बाद में क्या बलबन इसको मार देगा। ये ज्यादा वो कर रहा था स्टार्टिंग में। बाद में क्या करेगा, इन तीनों किलों की जिम्मेदारी इनको, इसको मोहम्मद खान को सौंप दी, इन तीनों किलों की जिम्मेदारी बुगरा खान को सौंप दी थी। और जो मंगोलों का जो अंतिम आक्रमण रहेगा वो 1288 में रहेगा। बलबन के काल में, बलबन के वंश के काल में अंतिम आक्रमण मंगोलों को। दिल्ली इतना याद रखना कि मंगोलों का अंतिम आक्रमण नहीं है, ये केवल इतना बात कर रहा हूं कि बलबन का जो वंश था, बलबनी वंश,
के टाइम में जो अंतिम आक्रमण था वो इस टाइम पे हुआ 1288 के आसपास। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तो जब आएंगे इसके बाद तो मंगोलों की काफी सारे आक्रमण देखने को मिलेंगे। मंगोल की लड़ाकू जाति थी, ये काफी बर्बर थी, तो इंडिया के ऊपर इसका निगाह थी। ठीक है, तो बलबन के वंश के टाइम पर अंतिम आक्रमण 1266 में होता है, उससे पहले 70 के आसपास हो रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार की लेबंदी करके इसने क्या कर दिया, इस समस्या से निपटारा पा लिया। तो 3 समस्या प्रमुख थी, और ये याद रखना कि बलबन ने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। बलबन ने अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, ये याद रखना। विस्तार नहीं किया, उसने कोई क्षेत्र नहीं जीता नया, बल्कि क्या किया, राज्य को क्या किया, सुदृढ़ किया। सुदृढ़ किया, राज्य के विस्तारीकरण के बजाय उसने राज्य के विस्तारीकरण के बजाय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। विस्तारीकरण इससे नहीं दिया, सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया, इस पर ध्यान दिया उसने। राज्य को वो कहता था कि पहले राज्य को मजबूत करो अंदर से, तब जाके उसका विस्तार होगा, और इसी का फायदा जाकर अलाउद्दीन खिलजी उठाए। क्योंकि राज्य में समस्याएं थी, उन समस्याओं पहले उन समस्याओं का निपटारा जरूरी था, तो उसने सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया, ना कि विस्तारीकरण पर। अगर विस्तार करने चल जाता तो हो सकता था कि वो कभी कब का ही परोक्ष डाल, कोई भी उसको टपका देगा, विद्रोह हो जाती और जगह जगह। ठीक है, तो ये प्रमुख है। तो आज हमने बलबन के बारे में थोड़ा सा इसके स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे बलबन के राजत्व के बारे में, उसके सुधार के बारे में, और कल अपन गुलाम वंश का अंतिम टॉपिक रहेगा। इसके बाद केकूबा जो 2 शासक हो रहा है, केकूबाद और कैमूर अंतिम सुल्तान। उसके बाद जब गुलाम वंश पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।